एक विवाह ऐसा भी सीजन 2 का भाग 2। अब तक हमने पढ़ा है कि राज ने मोमो को अपनी ओर घुमाकर उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, हम अपने बच्चों के साथ हैं। मोमो अब कुछ नहीं बोली। वो राज में छुपी हुई सी लंबी सांस लेने लगी और रिलैक्स हो गई। अब आगे। राज ने मोमो को गोद में उठाया और बालकनी में लगे झूले पर बैठ गया। मोमो ने अपना सिर राज के सीने पर रखकर कहा, तुम्हें याद है जब काजू हमारी लाइफ में आई थी, तब हम झगड़े में पड़े थे उसका नाम रखने के लिए। राज मुस्कुराते हुए पुरानी यादों में खो गया था। जब मोमो की डिलीवरी होने वाली थी, तब मोमो ने राज से कहा कि वो हमेशा उसके साथ रहे। राज ने मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन डॉक्टर्स ने राज को मोमो के पास नहीं रुकने दिया, तो राज बाहर ही रह गया। तभी एक नर्स ने बाहर आकर कहा, सर, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, माँ बहुत कमज़ोर है, हम माँ और बच्चे में से किसी को बचा सकते हैं। ये सुनते ही राज को झटका लगा, तो उसने बिना किसी को देखे ही मोमो के पास पहुंच गया। मोमो ने राज को देखा तो उसकी आंखें चमक गईं। राज ने मोमो का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। राज ने वहाँ पड़ी टेबल को पैर से अपनी ओर खींचा और बैठ गया। डॉक्टर ने जब राज को ऐसा करते देखा तो मुस्कुरा दिए और अपना काम करने लगे। राज ने मोमो के हाथ को पकड़ रखा था। कुछ देर बाद नॉर्मल डिलीवरी हुई और पता चला लड़की हुई है। तो राज ने कहा, मेरी बेटी का नाम मैं रखूँगा। लेकिन मोमो ने राज को बीच में टोकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं रखूँगी। दोनों झगड़ने लगे तो कृति ने आकर कहा, आप दोनों झगड़ना बंद करिए, अपनी बेटी का नाम मैं रखूँगी। राज और मोमो चुप होकर एक दूसरे को देखने लगे तो कृति ने काजू को गोद में उठाया और बोली, किंजल। राज और मोमो मुस्कुरा दिए। आज के दिन राज ने देखा मोमो उसकी गोद में ही सो गई, तो राज ने मोमो को बेड पर लिटा दिया और खुद भी सो गया। अगले दिन सुबह ही गौरी जी अपनी पोतियों के साथ शॉपिंग करने चली गई थी, इसीलिए सारे दिन सब बिजी ही रहे। आज काजू के कॉलेज का पहला दिन था। काजू, तनु और मनु तीनों कॉलेज के लिए निकल गई। रास्ते में ही रूप का घर था, तो उन्होंने रूप को भी साथ ले लिया और कॉलेज आ गई। चारों लड़कियों जब कॉलेज में आई तो सब उन्हें देखते ही रह गए, क्योंकि नॉर्मल लड़कियां स्कूटी या नॉर्मल बाइक लेकर आती हैं, लेकिन ये लोग तो थंडरबर्ड लेकर आई थी। कॉलेज के सभी स्टूडेंट उन्हें ही घूर रहे थे। काजू और तनु दोनों बाइक चलाकर लाई थी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन रूप और मनु को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि सब लोगों की नज़रें उन्हीं पर हैं। रूप ने तनु का हाथ पकड़कर कहा, ये सब लोग ऐसे क्यों घूर रहे हैं? तनु ने भी रूप का हाथ पकड़ लिया और बोली, रिलैक्स यार, लोगों का तो काम ही है दूसरों पर ध्यान देना, तू क्यों डर रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। इधर मनु का भी कुछ ऐसा ही हाल था, तो उसने काजू को कसकर पकड़ लिया और उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगी। कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा था, सब और पक्की फर्श थी, एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, एक और लॉन था, तो दूसरी ओर खेल का ग्राउंड बना था। सब स्टूडेंट इधर उधर आ जा रहे थे। काजू मनु के साथ आगे बढ़ी, तभी एक मोटा सा लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। काजू ने लड़के को देखा तो वो काजू को बहुत प्यारा सा लगा, क्योंकि लड़के का चेहरा गोल मटोल था और उस पर उसने गोल मटोल सा चश्मा पहना था। लड़के ने एक हाथ में बुक पकड़ी थी और दूसरे हाथ में रोज़ था। उसके छोटे छोटे और मोटे मोटे हाथों को देखकर काजू की हंसी छूट गई, तो सब उसे देखने लगे। लड़का काजू को हंसते हुए देखकर रोने लगा और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो उन लड़कों ने आपको प्रपोज करने के लिए कहा था और बोले अगर नहीं गया तो यहाँ मुर्गा बनना पड़ेगा। काजू ने लड़के की आंखों में आंसू देखे तो उसकी हंसी गायब हो गई। काजू ने लड़के के हाथ से वो रोज़ छीन लिया और बोली, ये लो, रोज़ ले लिया मैंने, अब तो मत रो मोटू। लड़के के गालों पर आंसू बह रहे थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। काजू ने मनु को हाथ मोड़ दिया और तनु की ओर आई, बिंक करी तो तनु काजू के पास आकर खड़ी हो गई और काजू ने लड़के के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तेरा नाम क्या है मोटू? लड़का, सार्थक। काजू फिर से हंसी और बोली, चल दिखा, हम भी तो देखें कौन है तुझे परेशान करने वाले। सार्थक ने एक और इशारा किया
तो वहाँ 4 लड़के और 2 लड़कियाँ खड़े खड़े हंस रहे थे। काजू और तनु उनकी ओर बढ़ी तो रूप ने कहा, मत जाओ ना यार। काजू ने रूप, मनु और सार्थक को अपने पीछे आने के लिए कहा। कुछ ही देर में पांचों उन लड़कों के पास पहुँचे। काजू ने रोज को घुमाते हुए कहा, तो आप सब हमारे सीनियर्स हैं, तो चलो वेलकम तो करो हमारा। एक लड़की ने काजू को उंगली दिखाते हुए कहा, पहले सीनियर्स की इज्जत करना सीखो। तनु ने लड़की की उंगली को पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, ओ मैडम, अपनी ये उंगली और सीनियर्स गिरी अपने पास रखो, वरना हमें घमंड और हड्डियां तोड़ना अच्छी तरह से आता है, समझी। तनु के इतना कहते ही लड़की ने कहा, अब तुम केवल से नहीं बच सकती। तुम सोच नहीं सकती कि तुमने किससे पंगा लिया है। तनु ने लड़की की उंगली को झटके से छोड़ दिया और हंसते हुए बोली, केवल जिसका नाम ही केवल है, वो केवल के सिवा कुछ नहीं कर सकता। सब हंसने लगे तो काजू सबके साथ कॉलेज के अंदर आ गई। कॉलेज बाहर से जितना सुंदर था, अंदर और भी मस्त था, एकदम साफ। यहाँ ज़्यादा शोर नहीं था। कुछ क्लासेज में टीचर्स पढ़ा रहे थे तो कुछ खाली थी, उनमें स्टूडेंट्स थे, लेकिन बाहर तक उनका शोर नहीं था। काजू और बाकी सब अपनी क्लास में आ गए। सार्थक भी काजू के साथ ही आ गया और बोला, मेरी क्लास भी यही है। काजू ने कोई जवाब नहीं दिया, वो एक टेबल पर बैठ गई। क्लासरूम कुछ ऐसा था कि नीचे वाइट बोर्ड था और स्टूडेंट्स के लिए घुमावदार बेंच लगी थी। सीढ़ियों के जैसे बेंच बनी थी ताकि सभी को प्रोफेसर आसानी से दिखाई दे सकें। काजू और तनु एक जगह बैठ गई तो रूप और मनु उनके आगे वाली बेंच पर बैठ गई, तो सार्थक भी आगे रूप के साइड में ही बैठ गया। रूप ने मुड़कर काजू को देखा और आंखों में कहा, ये मोटू तो पीछे ही पड़ गया। काजू मुस्कुराई और पीछे से सार्थक के कंधे पर मार कर बोली, मोटू उठ वहाँ से, पीछे आ जा। सार्थक बिना कुछ बोले ही काजू के पास आकर बैठ गया तो रूप चैन की सांस ली। प्रोफेसर आया और क्लास स्टार्ट हो गई। मनु और रूप दोनों ही डरपोक किस्म की हैं, जबकि तनु और काजू दोनों एक जैसी हैं। तनु को फाइटिंग आती है, जबकि काजू को फाइटिंग तो नहीं आती, लेकिन किसी से डरती भी नहीं है। मनु और काजू महा आलसी हैं, जबकि तनु खुद को फिट रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। क्लास ख़त्म होने के बाद तनु और काजू उठकर बाहर जाने लगी तो रूप ने उन्हें आंखें दिखाते हुए कहा, कहाँ जा रही हो तुम दोनों, पढ़ाई करो चुपचाप। तनु ने रूप की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया तो काजू ने कहा, अरे यार, ये स्कूल नहीं कॉलेज है, चलो बाहर घूम कर आते हैं। रूप और मनु वहीं रह गईं और काजू बाहर आ गई और साथ में मोटू भी आ गया। काजू ने कैंटीन देखा तो बोली, चलो यार कुछ खाते हैं। तनु, तुम एक काम कर, सबके लिए पैक करवा के ले आ, सब साथ खाएंगे, तब तक मैं कॉलेज घूम लेती हूँ। काजू ने ओके कहा और जाने लगी। तनु भी जाने लगी तो सार्थक वहीं खड़ा रह गया। काजू कुछ दूर चलने के बाद रुकी और मुड़कर बोली, ओए मोटू, तेरे लिए इनविटेशन कार्ड छपवाना पड़ेगा क्या? सार्थक ये सुनते ही काजू की ओर मुस्कुराते हुए आने लगा तो काजू फिर से मुड़कर चलने लगी। काजू और सार्थक कैंटीन में आकर सबके लिए कुछ न कुछ पैक करवाने लगे। लगभग 13 साल का एक लड़का उनका ऑर्डर पैक कर रहा था। तभी उनको किसी ने आवाज़ दी तो वो एक कप चाय लेकर उधर चला गया। काजू ने एक मुँह उचकाकर सार्थक से कहा, हमारा ऑर्डर छोड़कर पहले वहाँ क्यों गए, ये देख। तो काजू ने उससे और देखा तो वहाँ वही लड़के थे जो सुबह सार्थक के साथ बदतमीजी कर रहे थे। काजू ने देखना जारी रखा। छोटू, काम करने वाला लड़का, उन लड़कों को चाय दे रहा था तो वो गलती से एक लड़के के टच हो गया। तभी उस लड़के ने छोटू को धक्का दे दिया, जिससे छोटू गिर गया और उसका सिर एक कुर्सी पर जा लगा, जिससे उसके सिर पर खून बहने लगा। खून ज़्यादा नहीं बह रहा था, हल्का फुल्का रिस रहा था। सब चुपचाप खड़े होकर वहाँ के माहौल का मज़ा ले रहे थे। जिस लड़के तमस ने छोटू को धक्का दिया वो उसके पास गया और बोला, आगे से मुझसे 10 कदम दूर रहना, गंदी नाली
के कीड़े। तमस छोटू से ये कहकर वापस मुड़ा ही था कि काजू ने वहाँ जाकर उसके गाल पर एक थप्पड़ रख दिया। काजू ने छोटू को उठाया और कुर्सी पर बैठा रही थी। तभी तमस ने गुस्से से काजू को मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। तमस ने अपना पूरा जोर लगाया लेकिन वो हिल भी नहीं पाया। काजू ने छोटू को कुर्सी पर बैठा दिया और वापस मुड़कर देखा तो तमस का हाथ किसी लड़के ने पकड़ रखा था। तमस अपना पूरा जोर लगा रहा था लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहा था। काजू ने लड़के की ओर देखा जो बिना किसी भाव के तमस को देखे जा रहा था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो गुस्सा है या नॉर्मल है। उसकी नीली आंखें थी और उन पर कुछ बाल आ रहे थे। काजू तो बस उस लड़के को ही देखे जा रही थी। लड़के ने झट से तमस का हाथ छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। तमस कभी अपने हाथ को देखता तो कभी जाते हुए उस लड़के को। तमस का हाथ लाल हो गया था जो दर्द कर रहा था। काजू अब भी उस लड़के को ही जाते हुए देख रही थी। उसका ध्यान तब टूटा जब छोटू के कराहने की आवाज़ आई। काजू छोटू कॉलेज के स्टाफ रूम में लेकर गई और उसके दवा लगाकर बोली, वो लड़का तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा था? छोटू ने काजू को देखते हुए भरी आंखों से कहा, यहाँ सब बड़े घरों के बच्चे आते हैं दीदी। आज तक तो किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया मुझ पर। सब बस रौब झाड़ते हैं। वो साहब भी ऐसा हर रोज़ करते हैं। काजू को तमस पर गुस्सा आ गया तो उसने छोटू से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम मुझे बताओगे? छोटू ने आंसू पोंछते हुए कहा, जी दीदी। काजू छोटू को फिर से कैंटीन लेकर जाते हुए बोली, अच्छा तुम्हारे घर में कौन कौन है? छोटू, मैं और मेरी माँ। काजू को बहुत बुरा लगा तो उसने आगे पूछना ठीक नहीं समझा और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, आज से तुम्हारी एक बड़ी बहन भी है जो हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर रहेगी। छोटू ने काजू को एक प्यारी सी मुस्कान दी। तभी तनु वहाँ आकर काजू को बाजू से पकड़कर इधर उधर देखने लगी। तनु के पकड़ने से हल्की सी काजू कभी इधर तो कभी उधर होने लगी। तनु ने काजू को देखते हुए कहा, तू ठीक है ना? इस मोटू ने बताया तूने फिर से उन लड़कों से पंगा ले लिया। काजू ने तनु को सब बता दिया। छोटू भी वहीं खड़ा था तो तनु ने छोटू की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, हम तुम्हारे साथ हैं बबुआ, कौनो परेशानी हो तो शेयर करना। छोटू खिलखिलाकर हंसने लगा तो सब उसकी हंसी में खो गए। अक्सर जो लोग कम उम्र में घर की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं वो हंसना भूल ही जाते हैं, लेकिन जब खिलखिलाकर हंसते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। काजू अपने बेड पर बैठी उस नीली आँखों वाले लड़के के बारे में सोच रही थी। तभी मोमो ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, क्या सोच रही हो मेरी शैतान? मोमो काजू के बगल में बैठ गई तो काजू मोमो की गोद में लेट गई और आज कॉलेज में जो जो हुआ सब बताने लगी। तनु और मनु भी वहाँ आ गई और मनु अपना सिर काजू के पेट पर रखकर लेट गई तो तनु मोमो की गोद में ही काजू के बगल में सिरक कर लेट गई। तीनों बारी बारी से हंसते हुए बता रही थी तो मोमो भी मुस्कुराते हुए सुन रही थी। कृति जब उनके रूम में आई तो दरवाजे पर से ही मुस्कुराकर किचन की ओर चली गई। मोमो ने नीली आंखों वाले लड़के के बारे में भी बताया और बोली, मोमो मुझे लगता है कि उस लड़के की लाइफ में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तभी तो उसकी वो नीली आंखें इतनी उदास थी। तनु ने काजू को छेड़ते हुए कहा, कहीं प्यार तो नहीं हो गया है तुझे? पहली बार में ही किसी की उदासी दिखने लगी है हमारी काजू को। काजू ने कुछ नहीं कहा। तभी कृति सबके खाने के लिए स्नैक्स ले आई और सब बातें करते हुए खाने लगी। कुछ देर बाद सुधीर भी आ गया तो तीनों बहनें सुधीर को सब बताने लगी। सुधीर ने सब मुस्कुराते हुए सुना और फिर बोला, तनु कल से तुम तीनों मेरे साथ जिम चलोगी। तनु ने खुश होते हुए कहा, सच भाई? सुधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब तुम तीनों को मैं ट्रेनिंग दूंगा ताकि तुम खुद की सेफ्टी कर सको। तनु ने खुश होकर कहा, हम तैयार हैं भाई। काजू और मनु ने उबासी लेते हुए कहा, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। सुधीर उठकर जाते हुए बोला, तैयार तो होना पड़ेगा। कल सुबह 4 बजे तुम तीनों मुझे उठी हुई मिलनी चाहिए। सुधीर ने तनु को देखकर कहा, इन महान
आलसियों को उठाना तुम्हारा काम है, बाकी मैं कर लूँगा। काजू और मनु ने ऐसे रिएक्ट किया मानो उन दोनों ने कुछ सुना ही ना हो। सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए तो काजू को फिर से उस लड़के की नीली और उदास आंखें दिखने लगी। काजू उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करती, लेकिन कोशिश नाकाम रही। तो काजू ने ईयरफोन लगाए और फुल वॉल्यूम में गाने चलाकर सुनने लगी। कुछ देर बाद उससे नींद आ गई तो कृति ने आकर ईयरफोन हटा दिए। सुबह के 4 बजे काजू उठ जा मनु, उठो यार। तनु काजू और मनु को उठाते हुए बोले जा रही थी, लेकिन काजू और मनु कोई हरकत ही नहीं कर रही थी। काजू, मनु, तनु और गौरी जी एक बड़े से कमरे में सोती थी। हाल नुमा कमरा जो दोनों सीढ़ियों के बीचों बीच था, उसमें 4 बेड थे, जिसमें बीच वाले दोनों पर काजू और मनु सोती थी और साइड में तनु और गौरी जी। तनु ने थोड़े गुस्से से कहा, तुम दोनों उठ रही हो या मैं जाऊं? काजू ने नींद में ही कहा, तो क्या हमने रोका है तुझे? तनु चली गई तो काजू और मनु करवट बदल कर सो गई। कुछ देर बाद तनु वापस आई और उसके हाथ में एक जग और एक गिलास था। तनु ने एक गिलास पानी भरकर मनु पर डाल दिया, जिससे मनु एकदम से बैठ गई। अब तनु काजू की ओर बढ़ी, लेकिन काजू ने कंबल से खुद को ढक रखा था, तो तनु के पानी डालने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तनु ने मनु को उठाया और उसे बाहर ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। सुधीर भी अपने कमरे से बाहर आ रहा था, तो तनु ने सुधीर से काजू को उठाने के लिए सुधीर ने पलक झपकाई और काजू की ओर चला गया। सुधीर ने काजू का कंबल खींचकर दूर कर दिया और उसे उठाकर बाहर लाकर सोफे पर बैठा दिया। तनु के बोलने से काजू की नींद तो टूट चुकी थी, बस वो सोने की नौटंकी कर रही थी। सुधीर ने काजू के सिर पर चपत लगाकर कहा, चल उठ जा, अब नौटंकी मत कर। काजू ने मुंह बनाते हुए आंख खोली तो तनु ने काजू को जूते पहना दिए और चारों चल पड़े जॉगिंग के लिए। सुधीर और तनु जल्दी जल्दी चल रहे थे, जबकि काजू और मनु सोच सोच कर पैर उठा रही थी। सुधीर ने जब देखा कि वो दोनों बहुत पीछे हैं तो उसने आवाज़ लगाई और बोला, तुम दोनों जल्दी से आ जाओ, अभी जिम भी चलना है, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। जिम का नाम सुनते ही काजू और मनु की आंखें चमक गई और अब दोनों जल्दी जल्दी चलने लगी और सुधीर तनु के पास पहुंच गई। तनु ने हैरानी से उन्हें देखकर कहा, जिम का नाम सुनते ही जल्दी आ गई तुम दोनों? जिम में कुछ शरारत करने की तो नहीं सोच रही हो ना? काजू और मनु ने कुछ नहीं कहा और मुंह मटकाते हुए उन दोनों से आगे निकल गई। सुधीर अपनी बहनों की हरकतों पर मुस्कुरा दिया। तनु और सुधीर दोनों एक जैसे थे, बिल्कुल भी आलस नहीं था उनमें। सब काम परफेक्ट करते थे, सबका ख्याल रखते थे, कोई घमंड नहीं था। जबकि मनु और काजू दोनों बहुत आलसी थी, काम वाम उनमें कुछ होता नहीं था अपनों का, और जो अपने ना हो उनका ख्याल रखने में वे सुधीर और तनु से आगे थी। घमंड तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अपने भाई बहनों को परेशान करने में उन्हें सुख की अनुभूति होती थी। काजू और मनु दोनों जिम पहुंच गई और जाकर कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने लगी। सुधीर और तनु जब पहुँचे तो काजू और मनु थक कर बैठ गई, तो सुधीर दोनों को घूरने लगा। दोनों फिर से लग गई। कुछ देर बाद सुधीर अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान देने लगा तो काजू और मनु दोनों वहां लगी मशीन पर ही बैठ गई और लोगों को देखने लगी। काजू ने मनु को इशारा किया तो मनु ने अपना फ़ोन निकाला और काजू की फ़ोटो क्लिक करने लगी। उनके पास के लड़के और लड़कियां उन्हें देखने लगे तो काजू ने एक भूंच खाकर कहा, क्या है? सब फिर से अपने काम पर लग गए तो सब अब काजू मनु की फ़ोटो क्लिक करने लगी। कुछ देर तक दोनों का फ़ोटो शूट चला। अब काजू वहीं लेटकर फ़ोन चलाने लगी। काजू का पूरा ध्यान अपने फ़ोन पर था, उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक लड़का काफ़ी देर से उसे देख रहा था ताकि वो काजू से बात कर सके, लेकिन काजू तो अपने फ़ोन में मगन थी। आखिर में लड़के का सब्र जवाब दे गया तो उसने काजू को उठाकर एक और बैठा दिया। लड़के ने काजू को ऐसे बैठाया मानो उसने कोई चीज़ उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख दी हो, लेकिन बड़े ही सहज तरीके से। काजू को पता ही नहीं चला कि उसकी जगह चेंज हो चुकी है। काजू कुछ देर पहले वो एक बड़ी सी मशीन पर थी, लेकिन अब वो ज़मीन पर बैठी थी। काजू अपने फ़ोन से बाहर आई तो देखा उसकी जगह चेंज है। वो उठी और जहाँ बैठी थी उस ओर देखा तो एक लड़का उस बेंच पर बैठकर एक्सरसाइज कर रहा था जहाँ कुछ देर पहले काजू बैठी थी। लड़के का चेहरा काजू को दिखाई नहीं दे रहा था। काजू की ओर उसकी पीठ थी। काजू ने खुद के दिमाग पर जोर दिया तो उसे
याद ही नहीं आया कि वो यहाँ कैसे आ गई। काजू को अब थोड़ा गुस्सा आया तो वो लड़के के पास जाकर खड़ी हो गई और कमर पर हाथ रखकर बोली, ओ हेलो, यहाँ मैं बैठी थी, तुम यहाँ कैसे आए? लड़के ने काजू की ओर नहीं देखा तो काजू उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उसे देखती ही रही। काजू कमर पर हाथ रखकर भूत बनी उस लड़के को देख रही थी, लेकिन लड़के को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, तो वो आराम से एक्सरसाइज कर रहा था। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। दोस्तों वीडियो बहुत लेट आ रही है, इसलिए क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी है, इसलिए मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे माफ़ करना और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना और वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करना। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।